स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आप हमें लोकसभा के स्पीकर का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हैं? मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 के अंदर लोकसभा के स्पीकर की प्रोविजंस मेंशन्ड है। वैसे तो पार्लियामेंट के हर हाउस का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और लोकसभा के केस में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगर हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंस्टीट्यूशंस के ओरिजिन की बात करें तो इंडिया में 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर हमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के प्रोविजंस देखने मिलते हैं। 1921 में इंडिया के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट को इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट स्पीकर और सचिनानंद सिन्हा को फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया था। उस टाइम पर स्पीकर को प्रेसिडेंट बोला जाता था और डेप्यूटी स्पीकर को डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोला जाता था। हावेवर ये प्रोविजंस 1947 के बाद डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए वो ये है कि 1925 में इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर विट्ठल भाई पटेल फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर बने। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमेनक्लेचर्स को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रूप में चेंज कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी लोकसभा के पहले स्पीकर GV मालवणकर बने और अयंगार पहले डेप्यूटी स्पीकर बने। GV मालवणकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी स्पीकर थे और प्रोविंशियल पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीकर की पोस्ट उन्होंने संभाली थी। सर, आप हमें स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और हम स्पीकर के टेन्योर को जानने के लिए भी काफी इंक्विजिटिव हैं। जब लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है तो स्पीकर को लोकसभा के मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं और स्पीकर लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स में से ही एक होते हैं। लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की डेट को प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और किसी भी सिनेरियो में जब स्पीकर का ऑफिस वैकेट होता है तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एक न्यू मेंबर को इसी पोस्ट के लिए अपॉइंट भी करते हैं। हावेवर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्पीकर लोकसभा की एंटायर लाइफ साइकिल में अपने ऑफिस को संभालते हैं। स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि स्पीकर का ऑफिस 3 कंडीशंस के अंदर वैकेट हो सकता है। पहला, जब वो अपनी लोकसभा की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं। दूसरा, जब वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को इन राइटिंग सबमिट करते हैं। और तीसरा, जब उन्हें पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव करता है। सर, अगर स्पीकर को उनकी पोस्ट से रिमूव करना हो तो उसके कौन से प्रोविजंस होते हैं? लोकसभा के स्पीकर का जो रिमूवल प्रोसीजर है वो हम पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1, रिमूवल ऑफ स्पीकर के रेजोल्यूशन को लोकसभा में इनिशिएट किया जाता है और इससे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ही पास करना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि रिमूवल के रेजोल्यूशन को इनिशिएट करने से 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस भी देना जरूरी होता है। थर्ड प्रोविजन यह है कि जब स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन हाउस के अंदर कंसिडरेशन में होता है तो उस टाइम पर स्पीकर लोकसभा की सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते। हावेवर लोकसभा में वो प्रेजेंट जरूर रह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यह है कि जब उनके रिमूवल की प्रोसीडिंग्स लोकसभा में चल रही होती है तो वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं और अपने व्यूज को हाउस के सामने रख सकते हैं। हालांकि वो वोट कास्ट नहीं कर सकते पर पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट यह है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस टाइम पर स्पीकर अपनी पोस्ट तब तक वैकेट नहीं करते जब तक नई लोकसभा इलेक्ट होकर नहीं आती। सर, क्या आप हमें लोकसभा के स्पीकर की कुछ पावर्स और फंक्शंस के बारे में एनलाइटन कर सकते हैं?
लोकसभा के स्पीकर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो हाउस के अंदर ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करे ताकि हाउस की प्रोसीडिंग्स और बिजनेस फ्लॉलेस तरीके से मैनेज किया जा सके। लोकसभा के अंदर ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करने के लिए उनके पास फाइनल पावर्स होती है। लोकसभा के अंदर स्पीकर को कुछ प्रोविजंस में फाइनल इंटरप्रेटर भी माना जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के केस में। मोरेवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स में भी लोकसभा के स्पीकर का फाइनल इंटरप्रिटेशन माना जाता है। लोकसभा के स्पीकर का किसी भी डेडलॉक को रिमूव करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में तो अपना वोट वो कास्ट नहीं करते, लेकिन अगर किसी प्रोविजन में टाई हो जाता है तो स्पीकर के पास कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करने की भी पावर है। लोकसभा का एक कोरम होता है, कोरम यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर वो कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे या फिर हाउस की मीटिंग्स को सस्पेंड कर दे। आर्टिकल 108 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये पावर्स देता है कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है तो उस जॉइंट सिटिंग को स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं। हावेवर जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट के द्वारा समन किया जाता है, लेकिन स्पीकर के पास यह पावर होती है कि वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करे। स्टूडेंट्स को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना चाहिए कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान अवेलेबल नहीं है। स्पीकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, और इस मैटर में उनका डिसीजन फाइनल माना जाता है। अगर लोकसभा के किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जिसके प्रोविजंस 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में डिसीजन ले सकते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की दूसरी पार्लियामेंट्स में एक लिंक का काम करते हैं। इसके अलावा स्पीकर कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा लोकसभा के अंदर जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उन सभी कमिटीज के चेयरमैन को स्पीकर अपॉइंट करते हैं और उन कमिटीज की फंक्शनिंग को भी स्पीकर सुपरवाइज करते हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी के वो चेयरमैन भी होते हैं। सर, हमें ब्रिटेन में भी स्पीकर का इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है, तो इंडियन सिस्टम और ब्रिटेन के सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम ब्रिटेन के सिस्टम की बात करें तो वहां पर एक कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि स्पीकर जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है उन्हें उस पार्टी से रिजाइन करना होता है, ताकि वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्रेस एंड एक्सरसाइज कर सके। हावेवर इंडियन सिस्टम की बात करें तो यहां पर इस कन्वेंशन को फुल्ली एस्टैब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन नहीं करते, और हमारी कंट्री में स्पीकर को उनके टेन्योर की एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर को सिर्फ एक रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव किया जाता है, जिसे सिर्फ लोकसभा में पास करना जरूरी होता है विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और ये मोशन ऑफ रिमूवल तभी कंसिडर एंड डिस्कस किया जाएगा जब एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट उस मोशन को प्राप्त हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ब्रिटेन में पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने की बात हो रही थी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा एग्जाम्पल हमने देखने को मिलता है। सोमनाथ चटर्जी, जो स्पीकर ऑफ द हाउस थे, उन्होंने अपनी पार्टी सीपीआई से रेजिग्नेशन दिया था जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने थे। सर, हमारी कंट्री में स्पीकर से रिलेटेड ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो दूसरी कंट्रीज में नहीं देखने को मिलते? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा पहला यूनिक प्रोविजन ये है कि लोकसभा में किसी भी रेजोल्यूशन या फिर मोशन को पास करते समय स्पीकर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। हालांकि फर्स्ट इंस्टेंस में तो वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन टाई होने पर वो कास्टिंग वोट की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा यूनिक फीचर ये है
कि लोकसभा के अंदर स्पीकर के वर्क एंड कंडक्ट को ना तो डिस्कस किया जाता है और ना ही क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके अलावा लोकसभा के स्पीकर की सैलरी एंड अलाउंसेस को पार्लियामेंट फिक्स करता है और उनके एक्सपेंडिचर्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा किया जाता है। इतना ही नहीं, स्पीकर की कुछ पावर्स तो कोर्ट ऑफ लॉ के जुरिस्डिक्शन के बाहर भी आती है, जैसे हाउस में ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करने के रिस्पेक्ट में। जो भी पावर स्पीकर के पास है वो कोर्ट ऑफ लॉ के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आती। स्पीकर को कैबिनेट मिनिस्टर से भी हायर रैंक प्रोवाइड किया जाता है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस बेरर्स की बात करें तो स्पीकर को 7th पोजीशन दी जाती है अलॉन्ग विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर, स्पीकर से रिलेटेड क्या कुछ इश्यूज भी होते हैं? कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी पोस्ट जब वो डिस्क्रिशन के अंदर काम करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर सामने आते हैं। स्पीकर का पहला इशू ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट और टेन्योर थोड़ी सी डिबेटेबल हो जाती है। स्पीकर को मेजॉरिटी पार्टी से चूज किया जाता है एंड डेप्यूटी स्पीकर को ज्यादातर ऐसा कन्वेंशन देखा गया है कि अपोजिशन साइड से चूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने से पहले और होल्ड करने के बाद इंडिया में स्पीकर्स को पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देती है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए हेल्दी नहीं माना जाता। बहुत बार स्पीकर ऑफ लोकसभा पर यह एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू को हाउस के फ्लोर पर नहीं रखना चाहते, और रिसेंटली हमने देखा है कि पार्लियामेंट में काफी डिसरप्शंस भी हुए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की एनुअल सिटिंग्स में काफी रिडक्शन देखने को मिला। हावेवर, स्पीकर का ये मानना रहा है कि आज के सिचुएशन में जहां वैरिड पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हाउस में सभी पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे। मनी बिल के रिस्पेक्ट में भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में उनके इश्यूज को सामने लाया गया। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में जो पावर स्पीकर के पास होती है उन्हें भी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि कई बार लोकसभा के स्पीकर रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर बहुत सारे बिल्स को मनी बिल की कैटेगरी में इंक्लूड करके पास करवा देते हैं, जैसे कि इसका एक बेटर एग्जाम्पल आधार बिल को माना जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि हमारे सामने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर रूलिंग पार्टी स्पीकर इस पावर का मिसयूज करता है। जब हम डिस्क्वालिफिकेशन एंड एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं तब स्पीकर का रोल यहां पर कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग जो स्पीकर को दी गई है वो टाइम बाउंड नहीं है। सर, तो इन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जाता है? क्या आप हमें कुछ सॉल्यूशंस बता सकते हैं जो हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी इन्वॉल्व कर सकें? इन सारे इश्यूज का कुछ वे फॉरवर्ड जरूर हम देखेंगे। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीकर को जो डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई है उन पावर्स को या तो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर किसी न्यूट्रल बॉडी को दिया जाए जो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि हमारी कंट्री में ब्रिटेन के मॉडल को फॉलो किया जा सकता है, जहां पर स्पीकर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ता है। लोकसभा के अंदर डिबेट्स में और क्वेश्चन आवर के टाइम पर पार्टी की स्ट्रेंथ के आधार पर मेंबर्स को टाइम नहीं अलोकेट होना चाहिए, बल्कि उनके मेंबर्स को भी टाइम मिलना चाहिए जो अपने व्यूज या फिर ग्रीवांसेस को हाउस के फ्लोर पर रखना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में भी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि स्पीकर के प्रति ट्रस्ट को इंक्रीज किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा के स्पीकर जो भी डिसीजन लेते हैं उन्हें पब्लिक के लिए अवेलेबल करना चाहिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि स्पीकर को उन मेंबर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में डिसरप्शंस को बढ़ावा देते हो। यह भी प्रोविजन इंक्लूड किया जाना चाहिए कि जब वो उस ऑफिस को छोड़ते हैं तो कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड या फिर रिटायरमेंट के बाद उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव मेंबर नहीं बनना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना होगा कि स्पीकर की पोस्ट पार्टी की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए
और इंडियन सिटीजन्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरी होता है। और जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट है, उसके अंदर स्पीकर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, कुकू FM, एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।